हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो आपको प्लेसमेंट में काम आएंगे। तो एक वीडियो अपन ने देख चुका है, उसमें अपन ने 25 क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसका आप आंसर पहले खुद से सोचिएगा, फिर आप मेरे आंसर से कंपेयर करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्ट्रिंग डॉट एच। मतलब कि जैसे कि अपन के पास stdio.h है, studio.h है, conio.h है, तो वो लाइब्रेरी है। उसी तरह अपन के पास string.h है। तो studio.h में जैसे प्रिंट एफ फंक्शन जो है, स्कैन एफ फंक्शन है, वो अपन को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मतलब stdio.h से मिलता है। उसी तरह स्ट्रिंग डॉट एच भी कुछ फंक्शन देता है। तो यहाँ पर अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्ट्रिंग डॉट एच। इनमें से स्ट्रिंग डॉट एच कौन सा फंक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पर देखते हैं, str_len मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बताने वाला फंक्शन है, ये अपन को मिलता है। strcopy ये भी मिलता है। strptr ये अपन को नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं रहता है। strupper ये भी रहता है। तो इसका आंसर हुआ सी नंबर। क्यों अपन से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सी नंबर वाला नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हुआ सी नंबर। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द बिलो फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड इन मैथ डॉट एच। सेम चीज है कि मैथ डॉट एच में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर से देखते हैं। यहाँ पर एक कॉस मिलता है अपन को, EXP एक्सपोनेंशियल अपन को मिलता है, POW पावर फंक्शन मिलता है, लेकिन एंड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ एंड, क्योंकि अपन से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं मिलता है, तो एंड अपन को नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हुआ एंड। थर्ड नंबर देखते हैं, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज। तो अपन को जो स्ट्रिंग्स रहती है सी में, जैसे कि किसी का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन को जो स्ट्रिंग रहती है वो एरे के फॉर्म में स्टोर होती है, कैरेक्टर एरे। जैसे अपन के पास एक नाम है रोहन, तो यहाँ पर ये एरे है, तो यहाँ पर ROHAN इस तरह से स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज, द लास्ट इंडेक्स ऑफ इट कंटेन्स द नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर। तो इसका जो लास्ट इंडेक्स रहता है तो वो क्या स्टोर करता है। तो यहाँ पर या तो /t स्टोर करता है, या /1 या /0 या /n। तो इसका आंसर है /0। ये यहाँ पर जो लास्ट है, यहाँ पर /0 स्टोर हो जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको एक बार यहाँ पर हटा देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब इनमें से कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा कलेक्शन है जिसमें अपन डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग अपन ने अभी देखा वो किसका कलेक्शन है, एरे है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। स्ट्रिंग में अपन कैरेक्टर ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, अपन कोई डिफरेंट नहीं स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर इंटीजर अपन ऐसा नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर स्ट्रिंग नहीं हुआ। सी नंबर में आते हैं एरे। एरे में भी अपन सिमिलर टाइप की डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, या तो अपन सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या अपन कैरेक्टर या फ्लोट, ऐसे अपन एक सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स डेटा टाइप में अपन सिर्फ फाइल को स्टोर कराने के लिए काम आता है। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर बता सकता है कि इसमें अपन को किस किस तरह के डेटा देना है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप अपन यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हुआ स्ट्रक्चर। तो 5th नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय कैलॉग। तो कैलॉग फंक्शन अपन को मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम आता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन मेमोरी को फ्री करने के लिए काम आता है। तो यहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस फंक्शन में ही लिखा है फ्री, तो इसका आंसर है फ्री फंक्शन। आते हैं 6 नंबर में, इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे लाइब्रेरी थी अभी अपन ने देखी, मैथ.h, string.h,
stdio.h। तो ऐसी जो लाइब्रेरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज डिजाइंड फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो लाइब्रेरी है उनमें से कौन सी लाइब्रेरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के काम आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है सिंपल math.h। आते हैं 7 नंबर में। तो यहाँ पर ये एक डिक्लेरेशन दिया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो पूछ रहा है कि ये क्या है, ये पॉइंटर टू इंटीजर है या पॉइंटर टू पॉइंटर है या इनमें से कुछ भी नहीं है या फिर इनवैलिड डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर ये जो एक स्टार अगर अपन देखें, इतना देखें यहाँ पर, तो ये एक पॉइंटर अपन ने यहाँ डिक्लेयर किया, फिर अपन ने एक और दे दिया तो पॉइंटर टू पॉइंटर कर दिया। तो इसका आंसर हो गया सी, पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पर ये हुआ। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल कीवर्ड्स। तो यहाँ कितने हो गए थे, 7। हाँ, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर। तो सी में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, अपर केस के होते हैं या नन ऑफ दिस, तो नीचे आना चाहिए था। अपर केस के होते हैं, लोअर केस के होते हैं या फिर कैमल केस। तो आपको पता होगा, जैसे अपन के पास कीवर्ड है, इंट है, फ्लोट है, इफ है, फॉर है, तो ये सब कीवर्ड आप ज्यादातर देखेंगे लोअर केस में ही रहते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी नंबर, लोअर केस। 9 नंबर में आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये एक प्रोग्राम के अंदर का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ए नंबर क्या कह रहा है, इट हैज सिंटैक्स एरर एज देयर आर नो स्टेटमेंट्स विद इन ब्रेसेस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके अंदर एरर आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं है, अपन खाली छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं हुआ। इट विल रन फॉर एवर। तो ये सही है। ये सही क्यों है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इससे पहले अपन सी और डी देख लेते हैं कि ये क्यों गलत है। तो सी क्या कह रहा है, इट कंपेयर्स 0 विथ 0 एंड सिंस दे आर इक्वल इट विल एग्जिट द लूप इमीडिएटली। तो ये 0 से 0 कंपेयर करेगा और ये सही है, इसलिए ये लूप को एग्जिट कर देगा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका मतलब ये होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर ये सही है तो ये ब्रेसेस के अंदर को कोड रन करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये नहीं करेगा, ये ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा। तो ये भी गलत हुआ, सी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, इट हैज सिंटैक्स एरर एज द सेम नंबर इज बीइंग कंपेयर्ड बाय विथ इटसेल्फ। ये सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 सेम नंबर कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो ये गलत हुआ। तो बी नंबर सही है। बी नंबर सही इसलिए है कि जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप क्या काम आता है, तो वाइल लूप, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ थोड़ा यहाँ। तो वाइल लूप क्या काम आता है कि जब तक ये कंडीशन सही होगी तब तक ये बार बार इसके अंदर आएगा और अगर कुछ लिखा है तो रन करेगा, नहीं लिखा तो नहीं रन करेगा। पर इसके अंदर बार बार ये आके देखेगा जब तक ये कंडीशन सही है। तो वाइल 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर आएगा, फिर से देखेगा कि कंडीशन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये बार बार चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, इट विल रन फॉर एवर। तो यहाँ पर ये हटा देते हैं। आते हैं डी नंबर में, व्हाट इज %f %d %c। तो ये क्या है, नंबर स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, इसको अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, उससे पहले मैं ये मिटा देती हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके अगर आप चाहते हैं तो अपन को कौन सा देखना है अब, 11 नंबर। तो यहाँ 11 नंबर क्या कह रहा है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन फंक्शन कॉल। हर सी प्रोग्राम में एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। यहाँ पर उसके नाम दिए हैं कि कौन सा होना चाहिए। तो स्विच फंक्शन होना चाहिए कि मेन होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट होना चाहिए या फॉर। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन, बी नंबर का आंसर, इसका मेन फंक्शन होना ही चाहिए। 12 नंबर में आते हैं, सी इस डैश लैंग्वेज। सी कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली लेवल, मशीन लेवल। तो लो लेवल होती है जो कंप्यूटर के समझ में आए,
तो सी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, क्योंकि जब वो कंपाइल हो जाती है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल जाती है, तब वो कंप्यूटर को समझ में आती है। और जो बी नंबर है वो है हाई लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसान को देखने में समझ में आए। तो इंसान देख सकता है कि ये ए लिखा है, बी लिखा है, इंट लिखा है, फ्लोट लिखा है, तो ये सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंसान को समझ में आती है। तो ये और भी लैंग्वेज होती हैं, और भी लेवल होते हैं, असेंबली लेवल, मशीन लेवल। तो इसके बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे, आगे की वीडियो में हो सकता है अपन देखें, क्योंकि अभी अपन का वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं है। तो 13 नंबर में आते हैं द स्टेटमेंट प्रिंट एफ। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसके अंदर वह क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा गेस करिए वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर क्या है, फिर आप कंपेयर करिएगा। तो आई होप आपने गेस किया होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि यहाँ पर परसेंट डी नहीं है, इसलिए 100 प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर परसेंट सी है, ये एक करेक्टर वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये 100 की आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और उसको एज अ कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो इसका आंसर है प्रिंट्स आस्काई इक्विवेलेंट ऑफ 100। तो अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक कीवर्ड का क्या काम है, हाल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब अगर आपने वाइल के अंदर ब्रेक लगाया है तो क्या वह पूरे प्रोग्राम को रोक देगा, नहीं, वह पूरे प्रोग्राम को नहीं रोकता है, वो सिर्फ वाइल को रोकता है। तो ये ए नंबर तो नहीं हुआ। रीस्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, सेम चीज, रीस्टार्ट नहीं करता है। सी नंबर एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो वही लूप से एग्जिट हो जाता है, या स्विच में अगर अपन ने ब्रेक यूज किया है तो वह स्विच से एग्जिट हो जाता है। तो इसका आंसर हुआ 14 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑपरेटर्स आर नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। इसमें से टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो इसका आंसर है बी। टर्नरी ऑपरेटर्स अगर आपने यूज किया हो, उसमें बोलता है 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये यहाँ पर कंडीशन दी रहती है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। अगर ऐसा है तो यहाँ लिख दो आप प्रिंट यस, या फिर और यहाँ कोलन करके प्रिंट एन नो। तो यहाँ पर देखेगा कि क्या 1 2 से बड़ा है, तो नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा, कोलन के लेफ्ट साइड वाला नहीं चलेगा, कोलन के राइट साइड। तो इसका आप सिंटेक्स देखिए ऑपरेटर्स का, तो ये क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ सेमी कोलन, तो इसका आंसर बी हुआ। 16 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यूज है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होते समय बदलती नहीं है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होता है, तो ये बाकी नहीं होते हैं। कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज दैट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं होता है। सी नंबर, कांस्टेंट्स हैव अननोन वैल्यूज दैट मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर हुआ 16 नंबर का ए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप सी जानते हैं, सी लैंग्वेज पढ़े हैं कभी, या कोई भी लैंग्वेज पढ़े हैं, तो कीवर्ड्स का मतलब आपको पता होगा। कीवर्ड्स हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड दीज मीनिंग्स कैन बी चेंज। तो यहाँ कह रहा है कि प्री डिफाइंड मीनिंग्स है जिसकी मीनिंग चेंज की जा सकती है, तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं की जा सकती, इसकी मीनिंग पहले से ही कन्फर्म रहती है, तो ये नहीं है, ए नंबर गलत है। कीवर्ड्स हैव सम अननोन मीनिंग्स, तो इसकी अननोन मीनिंग्स नहीं रहती है, पहले ही गलत हो गया। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो प्री डिफाइंड रहती है कि हाँ इसका मतलब ये है। सी नंबर क्या कह रहा है, कीवर्ड्स हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग्स, तो ये तो सही है, प्री डिफाइन होती हैं। एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज, तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है कि प्री डिफाइंड मीनिंग्स होती हैं और इसकी मीनिंग बदली नहीं जा सकती। 18 नंबर में आते हैं, व्हाट इज सी टोकन्स। तो टोकन्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन जो वर्ड्स यूज करते हैं, कीवर्ड, डेटा टाइप, फंक्शन, तो ये सब टोटल मिला के कहलाते हैं टोकन्स, इनको अपन टोकन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सी प्रोग्राम, तो ये सही है। जो यूनिट्स होती हैं और भी चीजें होती है टोकन्स के अंदर आती हैं, तो ये सही है। बी नंबर क्या कह रहा है, द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर,
तो यहाँ कंपाइलर का ऐसा कोई रोल नहीं है। सी नंबर में द लार्जेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम, तो ये भी सही है, लार्जेस्ट यूनिट्स भी टोकन कहला सकती हैं। तो इसका आंसर हुआ ए एंड, यहाँ पर ए एंड बी। तो यहाँ पर शायद मेरे को कोई कंफ्यूजन हो गया है, एक बार देखते हैं। व्हाट इज सी टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सी प्रोग्राम। हाँ, ये सिर्फ स्मॉलेस्ट होती हैं, ये लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट। जो अपन छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, डेटा टाइप हो गया, फंक्शन हो गया, कीवर्ड हो गया, या फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गए, लूप हो गए, तो ये छोटे छोटे टोकन्स कहलाते हैं। तो ये टोकन हो गया। और जब बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर, तो कंपाइलर उनको जज करता है कि ये कौन सा टोकन है, फिर उसके आधार पर अपना डिसीजन लेता है। तो इसका आंसर हुआ डी, ए एंड बी बोथ। तो 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। तो जो एरे अपन का रहता है, ये एरे, तो ये एरे है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एरे है वो किस तरह से डेटा स्टोर करता है, सिक्वेंशियल मतलब पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, रैंडम मतलब कहीं भी यहाँ पर स्टोर कर दिया, फिर 2 यहाँ पर कर दिया, फिर 4 यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सीक्वेंशियल वे में ही स्टोर करता है। तो इसका आंसर हुआ ए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। तो व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइजेशन एरे। तो यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं, तो तरीका होता है, तरीके को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो तरीका कौन सा सही है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर ए नंबर का तरीका बिल्कुल सही है एरे को इनिशियलाइज करने का, इनमें ये तीनों गलत है। तो आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में अगर आपने मेरा इसके पहले का MCQ वाला वीडियो देखा हो, तो वहाँ मैंने बीच में कहीं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स बताई थी। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि अगर आपके पास बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन दिया हो, A+B मल्टीप्लाई C डिवाइडेड बाय D -A, तो यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, तो अपन सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे, A+B या B × C या C डिवाइडेड बाय A। तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ इसके रूल्स होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग या तो आप पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन दोनों में से कोई भी, दोनों की प्रेसिडेंस एक ही है, या तो मल्टीप्लाई या माइनस कर दो, उसके बाद या तो प्लस या तो माइनस कर दो। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अ सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो सेम चीज जो मैंने अभी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखा था, उसमें ये वाला ब्रैकेट अलाउड है या कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर ये सी नंबर पैरेंथेसिस अलाउड है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। तो यहाँ पर ये हटा देते हैं। आते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, ये लास्ट स्लाइड। तो यहाँ पर देखते हैं 3 क्वेश्चन बस बाकी है। द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज। अगर आपने पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट रहता है पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, तो वो कौन सा रहता है। तो यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू होता है डिफॉल्ट, अपन इसको कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24 नंबर, हाउ टू मेक एन इन्फिनिटी लूप इन सी। तो यहाँ पर गो टू लूप का दिया हुआ है, फॉर लूप का दिया हुआ है, सी। तो इनमें से कौन सा इन्फिनिटी लूप चलेगा। तो इनमें से तीनों ही इन्फिनिटी लूप चलेंगे। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 25 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज यूज टू स्किप वन इटरेशन। सिर्फ एक इटरेशन को स्किप करने में इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा गेस करिए कौन सा हो सकता है। तो आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को, गेस किया होगा। तो जो ब्रेक है वो ब्रेक पूरे ही लूप को ब्रेक कर देता है, वो सिर्फ एक इटरेशन नहीं पूरे लूप को ब्रेक कर देता है। जो गो टू है वो भी ऐसा ही कुछ करता है ब्रेक की तरह, और रिटर्न है वो अपने फंक्शन से ही रिटर्न हो जाता है, वो आगे का नहीं रिटर्न कर देता है, सीधे आंसर ब्रेक नहीं करता, आंसर रिटर्न कर देता है, लूप खत्म। बी नंबर क्या करता है कि अगर आपने यहाँ लिखा है
एक फॉर लूप आपने लगाया, फॉर लूप, यहाँ फॉर लूप है या वाइल लूप है, कुछ भी है, तो फॉर लूप है। ये फॉर लूप के अंदर यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आपने 1i+1, यहाँ लिख दिया आपने कंटिन्यू, और इसके नीचे लिख दिया i+2, यहाँ कुछ स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर i+1 अगर आपने लिखा है और यहाँ कंटिन्यू, तो ये स्किप कर देगा, इसको स्कैन नहीं करेगा, पर फिर से ये लूप के अंदर लूप चालू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक बार बस स्किप कर देता है, तो इसका आंसर है कंटिन्यू, बी नंबर। तो गाइस इस वीडियो में आपने 25 MCQs देखे जो आपको काम आते हैं प्लेसमेंट्स में। ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने दिए हैं प्लेसमेंट्स, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप पहले का वीडियो भी देखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट था, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू फ्रेंड्स।